दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का स्ट्रक्चर है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, आज के स्टोरी में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो कृपया करके यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले देखने को, तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रियल डिसिपल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रियल का मतलब होता है असली, ये एक एडजेक्टिव है। और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। रियल डिसिपल मतलब कि असली शिष्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी साथ में नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पंडित राम नारायण वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है। और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़े, और स्कॉलर मतलब विद्वान। पंडित राम नारायण वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। मतलब जो पंडित राम नारायण थे वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल मतलब कि सभी उनका सम्मान करते थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। He had his आश्रम in a जंगल आउटसाइड कंचनपुर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये शो करते हैं किसी के पास्ट में कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही हैड इज़ आश्रम मतलब उनका आश्रम था, इन अ जंगल एक जंगल में, आउटसाइड कंचनपुर कंचनपुर के बाहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड हिज आश्रम इन ए जंगल आउटसाइड कंचनपुर मतलब उनका एक जंगल में आश्रम था कंचनपुर के बाहर। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस केम टू हिम टू गेट एजुकेशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है केम। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। दोस्तों, ये जो वर्ड है फार ऑफ, आप इसे नोट कर सकते हैं। फार ऑफ प्लेसेस का मतलब होता है दूर स्थान या दूरस्थ स्थान। तो जो क्या मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस दूर के स्थानों से, केम टू हिम वो उनके पास आते थे, टू गेट एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो विद्यार्थी थे वो दूर दूर के स्थानों से उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चलिए आगे देखिए। पंडित जी नेवर ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस अमंग हिज स्टूडेंट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य नेगेटिव वाक्य है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं।
पंडित जी नेवर ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, जो पंडित जी थे वो कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया करते थे अमंग हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों में। दोस्तों यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन लगाया जाता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के लिए अमंग लगाया गया है। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पंडित जी थे वो अपने विद्यार्थियों के बीच में कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया करते थे, कोई अंतर नहीं करते थे। बी इट सन ऑफ ए किंग, चाहे वो एक राजा का बेटा हो, और दैट ए बैगर, चाहे वो एक भिखारी का बेटा हो। एवरीवन वॉज इम्पार्टेड एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर सकते हैं। IMPART, इम्पार्ट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, और ये थर्ड फॉर्म है इम्पार्टेड। तो क्या मतलब हुआ, एवरीवन वॉज इम्पार्टेड एजुकेशन, मतलब हर किसी को शिक्षा दी जाती थी, प्रदान की जाती थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और दोस्तों ये वर्ड भी आपके लिए शायद नया हो सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन ये एक नाउन है, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट करेंगे, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है भेदभाव। और यदि आप इसकी वर्ब नोट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट। वैसे यहाँ पर वो वर्ड मेंशन नहीं है, मैं आपको स्पेलिंग बता सकता हूँ। DISCRI, डिस्क्री, MINATE। तो यहाँ तक ये NAT के बाद अगर आप E लगाएंगे तो वो वर्ब हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि भेदभाव करना। लेकिन ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन, ये नाउन है जिसका मतलब होता है भेदभाव। चलिए, तो इसको इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एवरीवन वॉज इम्पार्टेड एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हर किसी को शिक्षा दी जाती थी बिना किसी भेदभाव के। चलिए आगे देखिए। पंडित जी हैड अ डॉटर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ था पास्ट में तो वहाँ पर हैड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, पंडित जी हैड ए डॉटर, मतलब पंडित जी की एक बेटी थी। शी वॉज हिज ओनली इश्यू। दोस्तों इस वर्ड को आपने ज़रूर सुना होगा, ISSUE, इश्यू, और आप शायद इसका मतलब भी जानते होंगे। इश्यू का मतलब मुद्दा होता है। उसके अलावा आज आपको एक और नई मीनिंग इसकी पता लगी, इश्यू का मतलब संतान भी होता है। तो आप इस वर्ड को अच्छे से नोट कर लीजिए, ISSUE, इश्यू का मतलब मुद्दा, उसके अलावा संतान। तो यहाँ पर इसको संतान के रूप में यूज़ किया गया। और दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं ऐसे कई वर्ड होते हैं जिनके एक से अधिक मतलब भी होते हैं, तो ये भी उसी तरह का शब्द है। तो क्या मतलब हुआ, शी वॉज हिज ओनली इश्यू, मतलब वह उनकी इकलौती संतान थी। किसके बारे में बात हो रही है, उनकी बेटी के बारे में। शी वॉज हिज ओनली इश्यू मतलब वह उनकी इकलौती संतान थी। एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स एडोलेंस। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एडोलेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है किशोरावस्था। जब कोई बच्चा किशोरावस्था में जा रहा होता है उसे एडोलेंस कहा जाता है। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स एडोलेंस वेरी फास्ट, और वो किशोरावस्था की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, समझ लेते हैं इसको, कि जो पंडित जी थे उनकी एक बेटी थी। शी वॉज हिज ओनली इश्यू, वह उनकी इकलौती संतान थी। एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स एडोलेंस वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ी से किशोरावस्था की तरफ जा रही थी। चलिए आगे देखिए। पंडित जी wanted to get her married as soon as possible and fulfill his duty। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में wanted का प्रयोग किया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। want का मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है wanted। पंडित जी wanted to get her married, मतलब कि पंडित जी उसका विवाह करना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। as soon as possible, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो। and fulfill his duty, और वो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एंड फुलफिल इस ड्यूटी, और वो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। हिज डॉटर वॉज वेरी अफेबल, जेंटल एंड वाइज। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप देख सकते हैं इस वाक्य में आपको कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं दिखेगा, इसलिए ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और यहाँ आप ये तीन शब्द देख सकते हैं, ये तीनों की मैं आपको मीनिंग बताऊँगा, और ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं। सबसे पहले आप ये वर्ड देख लीजिए,
अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हो, सामाजिक आदमी हो, उसे अफेबल कहा जाता है, जिसका आप मतलब नोट कर सकते हैं मिलनसार। जेंटल का मतलब होता है सौम्य या फिर सज्जन, एंड वाइज का मतलब होता है समझदार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, हिज डॉटर वॉज वेरी अफेबल जेंटल एंड वाइज, मतलब उनकी जो पुत्री थी, जो उनकी बेटी थी, वो बहुत मिलनसार, सौम्य और समझदार थी। पंडित जी वॉज लुकिंग फॉर एज जस्ट एज अफेबल जेंटल एंड वाइज बॉय फॉर हर। क्या मतलब हुआ, दोस्तों लुक फॉर का आप मतलब नोट कर सकते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और ये जो हमारा वाक्य है वॉज लुकिंग फॉर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये शो होता है कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, तो वहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। पंडित जी वॉज लुकिंग फॉर एज जस्ट एज अफेबल जेंटल एंड वाइज बॉय फॉर हर, मतलब जो पंडित जी थे वो उसके लिए उतना ही मिलनसार, सौम्य और समझदार लड़का ढूंढ रहे थे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कई बार आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए, और चित्र से कहानी और अच्छे से समझ आती है और साथ में और भी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर इस इमेज को भी देख सकते हैं कि जो गुरुजी हैं वो जो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, और ये उनकी बेटी है। चलिए आगे देखिए। One day, an idea of putting all his disciples to test flashed across the mind of पंडित जी। क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और थोड़ा लंबा सेंटेंस है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इसे बिल्कुल ठीक से समझ सकें। एन आइडिया ऑफ पुटिंग ऑल हिज डिसिपल टू टेस्ट। पुटिंग टू टेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इम्तिहान लेना, किसी की जाँच करना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, एन आइडिया मतलब जो एक विचार था, ऑफ पुटिंग ऑल हिज डिसिपल्स टू टेस्ट मतलब अपने सभी शिष्यों का की जांच करने का, उनका इम्तिहान लेने का, फ्लैश्ड कौंधा, अक्रॉस द माइंड मतलब दिमाग में, ऑफ पंडित जी के दिमाग में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों कि एक दिन पंडित जी के दिमाग में एक विचार आया, और वो क्या विचार था कि वो अपने सभी जो उनके विद्यार्थी थे, जो डिसिपल्स थे, शिष्य थे, उनका वो इम्तहान लें, उनकी वो जांच करें, उनका वो टेस्ट लें। ही डिसाइडेड दैट ही विल गिव हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज टू द मोस्ट सूटेबल वन। क्या मतलब हुआ, ही डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना। उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया दैट की ही विल गिव वो देंगे, हिज डॉटर्स हैंड मतलब अपनी पुत्री का हाथ। दोस्तों यहाँ डॉटर के बाद एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है जब आप किसी के साथ का के की जोड़ना चाहते हैं, कुछ जोड़ने के लिए का के की के लिए यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो डॉटर्स हैंड मतलब बेटी का हाथ, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया। इन मैरिज विवाह में, टू द मोस्ट सूटेबल वन, और मोस्ट सूटेबल का मतलब हो गया सबसे उपयुक्त। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही डिसाइडेड दैट ही विल गिव हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज टू द मोस्ट सूटेबल वन मतलब कि उन्होंने निर्णय किया कि वह अपनी बेटी का हाथ सबसे उपयुक्त जो सबसे उपयुक्त होगा उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ विवाह के रूप में देंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे पंडित जी कॉल्ड ऑल हिज डिसिपल्स एंड सेड। कॉल मतलब बुलाना। अगले दिन जो पंडित जी थे उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, आई एम इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट और उसी तरह सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। तो क्या मतलब हुआ, आई एम, उन्होंने क्या कहा कि माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, आई एम इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब मैं एक बहुत ही कठिन अवस्था में हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो पंडित जी थे उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चों मैं बहुत ही कठिन स्थिति में हूँ। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़ इट सर। उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान की किस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कठिन परिस्थिति है। आस्क्ड अ यंग बॉय, एक जवान लड़के ने पूछा। हुज नेम वॉज भीमसेन, हुज मतलब जिसका, हुज नेम वॉज भीमसेन जिसका नाम भीमसेन था। चलिए आगे देखिए।
इनफैक्ट मतलब कि असल में, वास्तव में। इनफैक्ट माई डॉटर हैज़ बिकम मैरिजेबल एंड आई हैव नेवर सेव्ड एनीथिंग फॉर दिस पर्पस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहां पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम का मतलब बनना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म भी है, बिकम, बिकेम, बिकम ऐसे होता है, और ये थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मैरिजेबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवाह के योग्य। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, मैरिजेबल मतलब विवाह के योग्य। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा कि इनफैक्ट की असल में माई डॉटर हैज़ बिकम मैरिजेबल, मतलब जो मेरी बेटी है, जो मेरी पुत्री है, बेटी है, वो विवाह के योग्य हो गई है। एंड और आई हैव नेवर सेव्ड एनीथिंग फॉर दिस पर्पस। और दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म सेव मतलब बचाना। आई हैव नेवर सेव्ड मतलब मैंने कुछ नहीं बचाया है, कभी नहीं बचाया है, एनीथिंग कुछ भी, फॉर दिस पर्पस इस उद्देश्य के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। उन्होंने, गुरुजी ने क्या कहा कि असल में जो मेरी बेटी है वो शादी की उम्र की हो गई है, मतलब कि विवाह के योग्य हो गई है। एंड आई हैव नेवर सेव्ड एनीथिंग फॉर दिस पर्पस, और मैंने इस उद्देश्य के लिए कभी भी कुछ नहीं बचाया है। नाउ आई नाउ मतलब कि अब, आई हैव डिसाइडेड मैंने फैसला किया है, टू गेट हर मैरिड उसका विवाह करने का, एट एन अर्ली डेट मतलब कि जल्दी से, एट एन अर्ली डेट मतलब कि जल्दी ही आने वाले समय में मैंने उसकी विवाह करने का फैसला किया है। एंड आई शैल बी नीडिंग क्लॉथ्स और मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषणों की, फॉर हर उसके लिए। चलिए आगे देखिए। नो नीड टू बी वरीड अबाउट सेड आ हैंडसम यंग बॉय। क्या मतलब हुआ? नो नीड टू बी वरीड, दोस्तों वरीड का मतलब था चिंता करना। नो नीड टू बी वरीड अबाउट मतलब कि इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैड अ हैंडसम यंग बॉय, एक जवान सुंदर लड़के ने कहा। उसने क्या कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू विश, आपको सिर्फ इच्छा करनी है। एंड आई शेल ऑफर, और मैं आपको दे दूंगा, थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन मतलब हज़ारों सोने के सिक्के, एट योर फीट आपके कदमों में, आपके पैरों में मैं ये रख दूंगा। माई फादर इज़ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ द टाउन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का मतलब सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और वेल्दिएस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सबसे अमीर। तो उसने क्या कहा? माई फादर इज़ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ द टाउन मतलब मेरे पिता शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो गुरुजी हैं वो अपने सभी बच्चों से इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। नो सर मतलब कि नहीं श्रीमान। आई शैल फील ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ़ आई एम गिवन अ चांस। क्या मतलब वो उसने क्या कहा कि आई शैल फील ग्रेटली ऑब्लाइज्ड मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद, बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करूँगा। इफ़ आई एम गिवन ए चांस यदि मुझे मौका दिया जाता है। आई एम द प्रिंस ऑफ दिस किंगडम मतलब मैं इस किंगडम का, इस राज्य का राजकुमार हूँ। जस्ट मेक अ हिंट मतलब आप बस एक हिंट दीजिए, मतलब आप एक इशारा कीजिए। एंड आई शेल ब्रिंग हीप्स ऑफ डायमंड्स और मैं ले आऊँगा, क्या ले आऊँगा? हीप्स ऑफ डायमंड्स मतलब कि जो डायमंड्स के, हीरों के जो हीप्स एंड ढेर हैं वो मैं ले आऊँगा। पर्ल्स मोतियों के, गोल्ड सोना, एंड सिल्वर और चांदी, एट योर फीट आपके कदमों में। 10 इस प्रकार मैनी यंग बॉयज़ जो बहुत सारे जो यंग बॉयज़ थे मतलब जो जवान लड़के थे, केम फॉरवर्ड वो आगे आए, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम फॉरवर्ड वो आगे आए, विद देयर ऑफर्स अपने अपने ऑफर्स के साथ, अपने अपने प्रस्तावों के साथ वो सामने आए। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए आगे देखिए।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आई गई होगी। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो एक गुरुजी थे जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, और जब उनकी बेटी बड़ी हुई और वो उसका विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मेरे पास विवाह करने के लिए इंतज़ाम नहीं है पैसों का। तो सारे जो बच्चे थे, जो सारे वहाँ के शिष्य थे, वो अपने अपने मतलब उन्होंने मदद करना चाहा, और उन्होंने सभी ने गुरुजी को कुछ ना कुछ ऑफ़र दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिए कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कि आप इशारा कीजिए या फिर आप हमें आज्ञा दीजिए, तो हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। बट पंडित जी डिड नॉट एक्सेप्ट एनीवंस ऑफर एंड सेट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन पंडित जी डिड नॉट एक्सेप्ट एनीवंस ऑफर एंड सेट, मतलब कि लेकिन पंडित जी ने किसी का भी जो ऑफ़र था, जो प्रस्ताव था, वो स्वीकार नहीं किया, एंड सेड, और कहा नो नो नो, मतलब कि नहीं नहीं, आई शैल हैव लॉस्ट माई प्रेस्टीज इन दिस मैनर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, प्रेस्टीज का मतलब होता है साख, गौरव या फिर प्रतिष्ठा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्रेस्टीज एक नाउन है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका मतलब है प्रतिष्ठा, साख, गौरव। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, आई शैल हैव लॉस्ट माई प्रेस्टीज इन दिस मैनर, मतलब इस तरह से मैं अपनी जो मेरी प्रतिष्ठा है वो मैं गंवा दूंगा, वो मैं खो दूंगा। पीपल विल से, लोग कहेंगे, दैट की पंडित जी हैज़ स्टूप्ड टू बेगिंग, कि जो पंडित जी हैं वो मतलब कि भीख मांगने पर उतर आए हैं, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। चलिए आगे देखिए। इन दैट केस, मतलब फिर इस मामले में या इस स्थिति में, सर श्रीमान, यू प्लीज़ सजेस्ट, आप कृपया सुझाव दीजिए, सम वे, किस कोई भी तरीका, योर सेल्फ, अपने आप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ, उन्होंने क्या कहा कि इन दैट केस, मतलब कि इस तरह से, इस मामले में श्रीमान, यू प्लीज़ सजेस्ट सम वे योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप खुद से कोई रास्ता सुझाइए, हमें कोई रास्ता बताइए। चलिए आगे देखिए। टेल अस, मतलब कि हमें बताओ, इन वॉट वे वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने क्या कहा कि टेल अस, आप हमें बताओ, इन वॉट वे, मतलब किस तरीके से, वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिंस वीर सिंह सेड, जो राजकुमार वीर सिंह थे उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। माई चिल्ड्रन, यू हैव टू डू समथिंग दैट मे सर्व माई पर्पज़ विदाउट जियोपार्डाइजिंग माई स्टेटस ऑफ ए गुरु। क्या मतलब हुआ, उन्हें क्या कहा कि माई चिल्ड्रन, मतलब कि मेरे बच्चों, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ ऐसा करना है, दैट मे सर्व माई पर्पज़, जो मतलब मेरे उद्देश्यों को पूरा कर दे, जो मतलब जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर दे, विदाउट जियोपार्डाइजिंग माई स्टेटस ऑफ ए गुरु, मतलब जियोपार्डाइज का मतलब होता है कि इस चीज़ को मुसीबत में डालना, मतलब बिना मतलब इस जो मेरा स्टेटस है गुरु का, जो मेरा एक ओहदा है, उस चीज़ को बिना मुसीबत में डाले हुए आप कुछ ऐसा करो कि जो वो मेरे उद्देश्य को पूरा भी कर दे। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए आई सजेस्ट टू यू ऑल, मतलब मैं आप सबको इस चीज़ का सुझाव देता हूँ, और टू कमिट थेफ्ट्स, चोरी करने का सुझाव देता हूँ। और दोस्तों थेफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है चोरी, और ये इसका प्लूरल नाउन है थेफ्ट। सो उन्होंने क्या कहा, सो इसलिए आई सजेस्ट टू यू ऑल, मतलब मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ, सुझाव देता हूँ, ऑल टू कमिट थेफ्ट, चोरी करने की, एंड ब्रिंग द रिक्वायर्ड थिंग्स लिटिल बाय लिटिल, और जो ज़रूरी सामान है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूर, और जो ज़रूरी सामान है, आवश्यक सामान है, उनको लाने की, ब्रिंग मतलब लाना, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ याद रखना, नो वन शुड नो अबाउट इट, नो वन शुड नो अबाउट इट, मतलब किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। इफ़ योर राइट हैंड इज़ इन्वॉल्व, यदि आपका जो दायां हाथ है वो इन्वॉल्व है, शामिल है, इन थीवरी, इन चोरी में, योर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो, आपका जो बायां हाथ है उसे नहीं पता होना चाहिए। तो गुरुजी ने क्या कहा कि आपको मेरे लिए यही काम करना है, आपको चोरी करनी है, और आपको इस तरह और धीरे धीरे करके जो ज़रूरत का सामान है वो आपको इकट्ठा करना है, लेकर आना है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि
किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि यदि आपका जो दायां हाथ है वो इस मतलब चोरी में शामिल होता है तो आपका जो बायां हाथ है उसे भी नहीं पता होना चाहिए। योर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो अबाउट इट, इस बारे में। इट शुड बी अ टॉप सीक्रेट, और ये अत्यंत गुप्त होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। शुड का मतलब चाहिए, इट शुड बी अ टॉप सीक्रेट मतलब ये अत्यंत गुप्त होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट वरी सर, मतलब कृपया, मतलब कि श्रीमान कृपया करके आप चिंता मत करिए। सैड ऑल द डिसिपल्स इन यूनियन, मतलब सभी शिष्यों ने, और दोस्तों यूनिसन लिखा है, शायद कोई मिसप्रिंट है तो आप इसे यूनियन ही समझे। सैड ऑल द डिसिपल्स इन यूनियन मतलब सभी शिष्यों ने इकट्ठा होकर इस बात को कहा, मिलकर कहा कि आप चिंता मत कीजिए। योर ऑर्डर्स विल बी कैरिड आउट, जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपके आदेश हैं, विल बी कैरिड आउट, उसको किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी लंबी कहानी है तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं, और जो शाम को जो वीडियो होगी इसके अंदर उसका दूसरा और अंतिम पार्ट को कवर कर दिया जाएगा, और अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि जो गुरुजी ने आदेश दिया था क्या उन बच्चों ने वही किया। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो गुरुजी थे एक्चुअली में वास्तव में वो अपने सारे शिष्यों को का जांच इम्तहान लेना चाहते थे, वो सिर्फ एक उनका टेस्ट लेना चाहते थे, क्योंकि वो एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे अपनी बेटी के लिए। तो जो कहानी का अगला भाग है उसके अंदर हमें पता चलेगा कि उन शिष्यों ने क्या अपने गुरुजी की बात को माना, या फिर जो गुरुजी ने मतलब उनको जो काम दिया था, या क्या मतलब वो उनका कैसे इम्तहान लेना चाहते थे, या फिर इस इम्तहान में गुरुजी का कौन सा शिष्य जो था वो चुना गया, और हमें आगे पता चलेगा कि जो गुरुजी की बेटी का जो विवाह था वो किसके साथ हुआ। तो दोस्तों ये कहानी अभी यहीं तक थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कहानी के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगला पार्ट शाम को आएगा, और आप यदि कहानी का अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।